युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 136। एक घंटे बाद सीमा जी अभी भी रो रही थी, तो वहीं मन्नत उन्हें पानी पीने के लिए दी। उसके बाद सभी के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई। केशव जी तो गुस्से में बैठे थे, तो वहीं युग कुछ सोचते हुए बोला, अब जो हो गया है सो हो गया है। मैं तो यही कहूँगा कि पीहू का आज से इलाज करवाना शुरू कर देना चाहिए, वरना लेट होने से कहीं ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सुन मन्नत बोली, हाँ पापा, युग सही कह रहे हैं, हमें पीहू का इलाज आज से ही शुरू करवाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगा। हम चाह कर भी हम लोग अपनी पीहू को नहीं बचा सकेंगे। मन्नत का इतना कहना कि सीमा जी युग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ विनती करते हुए बोली, युग, एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को बचा सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, वरना बहुत देर हो जाएगा। मैं मानती हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ, पर उस वक्त मुझे यही सही लगा था। सीमा जी को इस तरह हाथ जोड़ता देख युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत चाय टेबल पर रख दिया और बोला, आप लोगों को रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही डॉक्टर निहारिका से बात कर लिया है। सिर्फ आप लोगों को पीहू को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जब भी डॉक्टर निहारिका उसे बुलाएंगी, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो उसकी फ़िक्र ना करें। मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो पीहू को पिकअप करने आ जाएगा। युग का इतना नरम दिल केशव जी का तो आंख भर आया, और वह भी अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, युग, हमें माफ़ कर दो। मैंने इसके पहले जो भी तुम्हें बुरा भला कहा हूँ, पर आज ऐसा लग रहा है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी वह घड़ी बहुत सही था। सिर्फ फ़र्क इतना था कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, और आज हम दोनों सामने बैठे तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं। पर फिक्र ना करो, मैं अपनी फैक्ट्री से जो कुछ निकलेगा वह सब तुम्हें देकर चुका दूंगा। केशव जी की बातें सुनी युग अपनी आंखें सिकुड़ा लिया। उसे भी उनकी बातें अच्छा नहीं लगा, और वह तुरंत उन्हें समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना आप लोगों को फिक्र ना करें, आज से पीहू की जिम्मेदारी हम दोनों की है। अगर आप लोगों के पास वक्त नहीं है या मन्नत, हम दोनों में से कोई हॉस्पिटल उसके साथ चला जाएगा। पर आप लोगों को इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर रही बात पैसों की, वहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आप दोनों सिर्फ और सिर्फ पीहू को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ताकि वह जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सके। सीमा जी अपनी आंसू साफ कर युग की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए बोली, जैसे तुम कहो वैसा ही होगा। मैं पीहू को हमेशा खुश रखूँगी। पीहू को ही क्यों, अपनी दोनों बेटियों को खुश रखूँगी। उनके मुंह से दोनों बेटियों का नाम सुन युग तो कुछ बोला नहीं, पर मन्नत को बहुत अच्छा लगा, और वह युग को बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि उसके हर एक शब्द में बहुत दम था। युग को यही समय था कि वह पीहू के पेरेंट्स से पीहू और मयंक के लिए बात कर ले, और वह अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे आप लोगों से पीहू और मयंक के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। मयंक का नाम सुनते ही केशव जी के आंखों में उसके लिए गुस्सा धधक उठा, और वह दांत पीसते हुए बोले, उसका तो नाम ही मत लेना मेरे सामने। जी तो करता है उसे जान से मार कर जेल चला जाऊं। केशव जी का गुस्सा जायज़ था, और युग भी अच्छे से समझ रहा था। इनफैक्ट कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही करेगा। पर युग बात और न बिगड़े, इसलिए अच्छे तरीके से समझाते हुए कहा, अगर पीहू ठीक हो जाएगी तो आगे चलकर और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह मयंक को कभी भूल नहीं सकती, और ना ही वह कभी किसी से शादी करेगी। और मयंक को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है, वो अपनी गलती मान रहा है, बल्कि पूरी तरह सुधारने में लगा हुआ है। पीहू उसी के साथ खुश रहेगी। अगर हमने उसे अपने साथ शामिल किया तो पीहू बहुत जल्द ठीक हो सकती है। युग का इतना कहना कि केशव जी जो चेयर पर बैठे तो वह तिलमिलाते हुए उठ खड़े हुए, और गुस्से में बोले, मैं उस लड़के का शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँ? बिल्कुल भी नहीं। केशव जी तो युग की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। वही हाल सीमा जी का भी था।
क्योंकि वह मयंक ही है जिसके वजह से आज यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है, तो भला कौन उसे इतनी आसानी से अपनाएगा। यहाँ तक कि मन्नत को भी मयंक का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। अब युग भी चेयर से उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर से सभी को समझाते हुए अपनी बात रखते बोला, अभी तो बात कुछ नहीं बिगड़ा है, पर आगे चलकर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों से यही कहूँगा कि मयंक पीहू के लिए सही है और उसका सपोर्ट लेने से पीहू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो उसका इलाज करेंगे ही करेंगे। पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, पर जो इलाज मयंक करेगा उससे पीहू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, पीहू कभी किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगी सिवाय मयंक के। यह बात आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। वह आज उसे याद नहीं, पर याद आते ही वह फिर से बड़े सदमे में जाएगी। तो क्या आप लोग फिर से उसे ड्रग्स देंगे? युग सही कह रहा था। उसकी बातें केशव जी, सीमा जी, मन सब लोग समझ रहे थे, पर उनके अंदर मयंक को लेकर बहुत नफरत भरा हुआ था। वहीं केशव जी शांत आवाज में बोले, तुम्हें क्या लगता है वह हमारी मदद करेगा? नहीं, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। उसे तो मौका चाहिए कि अग्रवाल फैमिली को बर्बाद कर सके, जैसे कि उसके बड़े भाई ने किया और छोटे ने उससे भी बड़ा गेम किया। इनका खानदान ही ऐसा चला आ रहा है, लोगों को धोखा देना, जलील करना। युग लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, मयंक की जिम्मेदारी मैं लूँगा। अगर गलती से भी मुझे भनक लगा कि वह आप लोगों को तकलीफ़ देने का सोच रहा है, तो इस बार सज़ा मैं उसे दूँगा, पर ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की गैरहाजिरी में मैंने उसकी तकलीफ़ देखा हूँ। पीहू से भी ज़्यादा दर्द वह झेल रहा है। युग बोल ही रहा था कि केशव जी बोले, वह जरूर नाटक कर रहा है ताकि तुम्हें अपनी जाल में फंसा सके। मुझे तो उसके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं। युग बोला, प्लीज़ एक बार आप लोग मयंक को मौका देकर तो देखिए। मैंने उसका तकलीफ देखा हूँ। वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। युग के मुंह से प्लीज़ शब्द पहली बार केशव जी, सीमा जी सुन रहे थे और उसकी बातों को वे लोग अब सीरियस भी ले लिए। केशव जी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए शांत आवाज में बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मैं उस लड़के का इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम कर रहे हो तो तुमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। करीब दोपहर के 1 बजे युग ऑफिस नहीं गया, वह अभी भी केशव जी के घर ही था। मन्नत ने उसे रोक लिया और वह बोली कि अब आए हैं तो पीहू से मिलकर ही जाएंगे। और पीहू को आज कॉलेज से घर आने में लेट हुआ, क्योंकि वह कॉलेज रुककर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। और जब पीहू घर में कदम रखी और युग और मन्नत को देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गया। वह आगे जाकर युग और मन्नत को हाय की, उसके बाद बातें करने लगी। इन 2 दिनों में पीहू के अंदर बहुत चेंज हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में वह ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, पर अब कॉलेज जाने के साथ वह फिर से धीरे धीरे पहले जैसा होने लगी। युग मन्नत से कहा कि अब उसे ऑफिस जाना है और थोड़ी देर में वे लोग और बैठे रहे। उसके बाद युग और मन्नत वहाँ से निकले। युग पहले तो मन्नत को मेंशन छोड़ा, उसके बाद वह ऑफिस के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ मेहता बंगलो 2 दिन बाद ही रेहान का बर्थडे था और आज नैना बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी अरेंज नहीं की है। वो इतने परेशान हो गई कि उसने नारायण जी को बताई, अपना प्रॉब्लम बताने लगी। उसने अभी तक कुछ भी इंतज़ाम नहीं की है। अपनी बहू को इतना परेशान होता देख नारायण जी तुरंत अभय को कॉल किया और उसे तुरंत घर आने के लिए कह दिए, क्योंकि दोपहर का वक्त था। इस वक्त रेहान तो अपने ऑफिस में था और यही वक्त था कि वह सब मिलकर जल्दी से सब कुछ अरेंज कर ले, वरना सुबह शाम में तो उन्हें वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि रेहान खुद घर में रहता है और नैना बाहर नहीं जा सकती। यही सब सोच नारायण जी बोले, बहू तुम्हें जो कुछ करना है यही वक्त है, अभय के साथ जल्दी से तैयारी कर लो, क्योंकि जब रेहान आ जाएगा तो तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। लगभग 25 से 35 मिनट के अंदर ही अभय मेहता बंगलो पहुंच गया। नैना तो पहले से ही रेडी होकर बैठी थी और उसने पहले ही नारायण जी से डिस्कस कर ली कि वह कोई होटल बुक करेगी जहां पर रेहान को पार्टी दे सके,
क्योंकि देखा जाए तो उनका बंगला भी काफ़ी बड़ा था। अगर वह घर पर अरेंज करेगी तो रेहान को पता चल जाएगा, जिसके चलते उसने बाहर ही पार्टी रखने का सोची। उसको नारायण जी पूरा सपोर्ट दे रहे थे। अभय के आते ही नैना उसके कार में बैठ चली गई। अभय उसे एक बड़े से होटल में लेकर गया, जो देखकर ही पता चल रहा था कि यह लग्जरियस होटल है। और जब यह दोनों अंदर गए, उन्होंने 2 दिन के बाद शेड्यूल बनाया कि यहाँ पर उन्हें बर्थडे पार्टी करना है, तो पूरे 10 लोग रहेंगे, यहाँ तक कि वह नाइट स्टैंड भी करेंगे। यह सुनकर होटल के मैनेजर ने सारे मेनू और डेकोरेशन का कैलकुलेशन समझाते हुए बजट बताया कि 8 से 9 लाख रुपए का आ रहा है, क्योंकि होटल का सर्विस भी हाई लेवल का था। होटल का प्राइस सुनकर नैना को तो चक्कर आने लगा और वह 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसने अभय को आंखों से इशारा किया कि वह यहाँ से जल्दी से निकले। अभय समझ गया कि नैना यहाँ से क्यों जाना चाहती है, क्योंकि होटल का प्राइस सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। बाहर आते ही अभय नैना से कहा, भाभी ये कोई ज़्यादा बजट नहीं था, 10 लोग नाइट स्टैंड करेंगे, ऊपर से पार्टी अरेंज, ये तो बहुत कम प्राइस है। और तो और वह डिस्काउंट भी देगा, और आपको किस चीज़ की कमी है? आप तो घर की मालकिन हो गई हो, जी चाहे जितना चाहे आप पैसे उड़ा सकती हैं। अभय की बातें सुन नैना उसकी तरफ घूर कर देखने लगी, मानो अभय के लिए पैसे का कुछ वैल्यू ना हो। उसको इस तरह देखता देख अभय मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अगर पैसे इतने नहीं हैं तो आप रेहान से कह दीजिए, वह तो चुटकी बजाते आपको पैसे दे देगा। अभय का मजाक देख नैना बोली, अगर मुझे ये सब उन्हें बताकर ही करना होता तो आपकी हेल्प क्यों लेती? इतना बोल नैना ने अपना बुरा सा चेहरा बना ली, जो देख अभय बोला, तो आपका कितना बजट है? ये सुन नैना उसके तरफ देख बोली, 40 से 45 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं, और इसी में सब कुछ होना चाहिए। 40 से 45 हज़ार सुन अभय तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा और संकोच करते हुए बोला, नैना भाभी, 40-45 हज़ार में यहाँ पर लंच और डिनर ही मिलेगा, वह भी सिर्फ 2 लोगों के लिए, और आप 10 लोगों का पार्टी करके नाइट स्टैंड करना चाहती हैं तो भूल जाइए। अभय उस पर हंसने लगा, जो देख नैना को बहुत अजीब लगने लगा, और वह तुरंत बोली, अगर इस बजट में नहीं मिला तो मैं गार्डन में ही एकदम फर्स्ट क्लास अरेंज करवाऊंगी, और अगर मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभय नैना को और भी जगह पर लेकर गया, पर बजट ज़्यादा जा रहा था, या कुछ उसे कम में थे, जो 6, 7, 5 लाख इतने बजट में आ रहा था। बहुत सी जगह पर देखने के बावजूद भी नैना का मन नहीं भाया, और जहां उसका मन भर रहा था वहां पर बजट ज़्यादा होने के वजह से उसने कैंसिल कर दी। और जब उसने घड़ी में टाइम देखी तो अब शाम के 5 बज गए, क्योंकि आज दोपहर से उसका पूरा समय इसी में चला गया। नैना अब ऐसे बोली कि अब जल्दी से उसे घर छोड़ दे, वरना रेहान अभी भी आ सकता है। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर अभय नैना का मजाक बनाते हुए हंसने लगा कि वह किस तरह कंजूस है, वह अपनी लाइफ में इस तरह कंजूस इंसान आज तक नहीं देखा। अभय बार बार यही बोल बोल कर हंस रहा था, जो देख नैना को गुस्सा आने लगा, और वह बोली, मैं कोई कंजूस नहीं हूँ, बल्कि मैं उतना ही पैसा दूंगी जितना कि रीजनेबल हो। ऐसे लुटेरे लोग बैठे रहेंगे तो मैं फुकट में पैसे ले जाकर वेस्ट नहीं कर सकती। आप जैसे लोग उन्हें पैसे देकर अमीर बना दिए हैं, पर मैं नहीं दे सकती। नैना का इतना कहना कि अभय अपने दोनों होठ बाहर निकाल गाड़ी चलाने पर फोकस देने लगा, और वह मन ही मन सोचने लगा, रेहान तो अपनी लाइफ में इतनी कभी कंजूसी नहीं किया, पर उसकी वाइफ महा कंजूस निकली। पर यह बात नैना के मुंह पर नहीं कह सकता, वरना वह उसे इस गाड़ी में से बाहर ढकल देगी। कुछ ही देर में वे लोग मेहता बंगलो पहुंच गए, और पहुंचते ही अभय कार में से बाहर निकला और जल्दी से नारायण जी के पास जाकर नैना के बारे में बता कर हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर नारायण जी भी मुस्कुरा दिए, पर उन्हें अपनी बहू के ऊपर गर्व हो रहा था कि वह छोटी उम्र में इतनी चालाक और समझदार है।
वह हंसने के बजाय उसकी तारीफ करने लगे और जब तक नैना अंदर आई। यहाँ पे डबल वर्ड हो गया है। उसकी बातें सुनकर नारायण जी भी मुस्कुरा दिए, पर उन्हें अपनी बहू के ऊपर गर्व हो रहा था कि वह छोटी सी उम्र में इतनी चालाक और समझदार है। वह हंसने के बजाय उसकी तारीफ करने लगे और जब तक नैना अंदर नहीं आई। वह नारायण जी के मुंह से अपनी तारीफ सुन उसे अच्छा लगा और वह उनके सामने जाके बोली, पापा जी, आज जितना भी मैंने होटल देखी सिर्फ कॉस्टली है, बाकी कुछ अच्छा नहीं था और मैं इतना पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। इससे अच्छा तो हमारा गार्डन ही सही है, कम पैसे में सब कुछ अरेंज हो जाएगा। नैना की बातें सुनकर नारायण जी मुस्कुराने लगे और आगे बोले, नैना बहू, अगर तुम पैसों के बारे में सोच रही हो तो तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, तुम्हें जो होटल जो पसंद आए बुक कर दो। नैना नारायण जी के व्हीलचेयर के पास जाकर बैठ उनके हाथों को पकड़ बोली, नहीं पापा जी, मैं इतने पैसे वेस्ट नहीं कर सकती, आप बस देखते जाओ मैं कैसे अरेंज करती हूँ। नारायण जी भला नैना की बातों को कैसे टाल सकते। वह मुस्कुरा दी और बोले, जैसा तुम चाहो वैसा करो। इतना बोल नैना वहाँ से उठी और किचन में चली गई। तीनों के लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीने के बाद नैना सीधे कमरे में आई। उसके बाद वह सीरियस होकर सोच रही थी कि आखिर बर्थडे पार्टी अरेंज करे तो कैसे करे, क्योंकि 2 दिन के बाद ही रेहान का बर्थडे है। अगर वह यही गार्डन में यह पार्टी करेगी तो उसे कल से ही डेकोरेशन करना पड़ेगा और यह पार्टी रेहान को पता चल जाएगा। वह नहीं चाहती थी कि रेहान को पहले से ही पता चले या वह उस पर गुस्सा करे, जिसके चलते उसने बहुत कुछ सोची। बहुत सोचने के बाद नैना कमरे से बाहर निकली और तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। नीचे नारायण जी और अभय अभी भी बैठे थे तो नैना उनके सामने जाकर दोनों को बताते हुए बोली, पापा जी, मैंने ना बहुत सोची और बहुत सोचने के बाद मुझे 2 तरह का आइडिया आया है। पहला आइडिया, क्यों ना रेहान को बता दो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ, मैं भी तो देखूँ वह कैसे रिएक्ट करते हैं। और दूसरा आइडिया कि कल से ही डेकोरेशन गार्डन में ही करवा देती हूँ। क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाएगा, जो होगा सो होगा। नैना जो कह रही थी वह सही तो कह रही थी। उसकी कोई भी बातों से नारायण जी को बुरा नहीं लगता, बल्कि वह तो यही चाहते हैं कि इस घर में उनकी बहू का ही राज चले, बल्कि उनका बेटा और बहू हमेशा एक साथ रहे। वह यही सब तो चाहते हैं। वह तो तुरंत मान गए। दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्रीज़। शाम के 6 बजे युग जब मन्नत के घर से निकला तभी उसने मयंक को कॉल करके अपनी ऑफिस आने के लिए कह दिया था और मयंक अपने ऑफिस में था, इसलिए वह शाम को आने को तैयार हुआ। युग बुलाए और मयंक ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वह बाकी अपने सभी काम साइड में किया और भागते हुए युग के ऑफिस पहुंच गया। मयंक को अभी युग के ऑफिस में हर कोई पहचानने लगा था और जैसे वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर इन्फॉर्म किया कि युग ने उसे बुलाया है तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे तुरंत युग को कॉल करके बता दी। युग ने भी उसे तुरंत आने के लिए कह दिया। 5 मिनट के बाद जैसे मयंक युग के कैबिन में दाखिल हुआ तो युग उसे बैठने के लिए कहा। मयंक को घबराहट हो रहा था कि ऐसे युग उसे अर्जेंट क्यों बुलाया होगा और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे, क्योंकि पीहू तो अब यहाँ आ गई है रहने के लिए और इन दिनों वह उसे चोरी छुपे उसे देख रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसकी फैमिली वालों को पता चल गया होगा। वह तो यही सब सोच रहा था और सोच सोच के परेशान भी होने लगा। मयंक को इतना खोया हुआ देख युग उससे पूछा, मयंक आर यू ओके? यह सुन मयंक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ युग मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, बहुत अर्जेंट में मुझे आने के लिए कहा, क्या कोई बात है? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ।
मयंक का चेहरा ही देखकर पता चल रहा था कि सचमुच वह बहुत टेंशन में आ गया है। जो देख युग बोला, हाँ परेशानी वाली बात तो है, और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह सुनकर तुम और भी परेशान हो जाओगे। युग की बातें मयंक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वह तो तुरंत अपना चेहरा अजीब सा बना लिया और युग को देखते हुए बोला, क्या कहना चाह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। युग एकदम रिलैक्स होकर चेयर पर बैठा और आगे बोला, यह बात तो तुमने नोटिस किया ही होगा कि पीहू तुम्हें देख बिल्कुल भी पहचानने से कतरा रही है। हाँ पता है, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह भी सही है, क्योंकि मैं तो उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हूँ, तो अगर वह ऐसा करती है तो उसमें कोई बुराई ही क्या है। युग देख सकता था कि मयंक किस कदर उसे चाहता है। वह तुरंत उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम उसे इतना ही प्यार करते हो तो क्या तुमने यह बात कभी नोटिस किया? इतने दिन में मयंक सिर्फ तुम्हें ना पहचानने की रट लगाए बैठी है। क्यों उसने एक बार भी तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं की? क्यों वह एक बार भी तुमसे रोक कर अपनी तकलीफ़ नहीं बताई? क्यों वह एक बार भी तुम पर अपना हक नहीं जता रही? आखिर क्यों ऐसा वह नहीं कर रही? क्या तुमने इन सब के बारे में पता लगाना ज़रूरी नहीं समझा मयंक? युग की इतनी सीरियस बातें सुन मयंक तो परेशान हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह युग से सवाल करते हुए पूछा, क्या बात है युग? मैं कुछ समझ नहीं पाया। साफ साफ बताओ, ऐसा क्या हुआ है जो मैं नहीं पता लगा पा रहा? यही कि तुम पीहू से इतना प्यार करते हो कि तुम्हें यह बात तो अब तक समझ आ ही जाना चाहिए कि आखिर पीहू तुमसे एक बार भी लड़ाई झगड़ा करने के बजाय एक ही शब्द बोले जा रही है कि तुम्हें पहचानती नहीं। तुमने इन सब के बारे में पता लगाने के बजाय तुम साइड में हो गए हो मयंक, जो तुमसे बड़ी गलती कर रहे हो। युग बोल ही रहा था कि मयंक उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, युग साफ साफ बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ पीहू मुझे बार बार ये बात कहती है कि वह मुझे नहीं पहचानती, पर मैं उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वह मुझसे नाराज़ है और उसका फ़र्ज़ बनता है वह मुझसे नाराज़ रहे और मैं उसे मनाना चाहता हूँ। पर तुम क्या कह रहे हो वह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। युग बोला, पीहू जानबूझकर तुमसे ये सब नहीं कह रही, बल्कि वह मेंटली डिस्टर्ब है। क्या? मयंक चौंकते हुए बोला, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वह मेंटली डिस्टर्ब क्यों है? युग का इतना कहना कि मयंक अपनी नज़रें नीचे झुकाए बोला, ज़रूर मेरी वजह से डिस्टर्ब होगी, और ही क्या हो सकता है। हाँ वह तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है और इन्हीं सब के वजह से उससे सज़ा भी मिल रहा है। सज़ा शब्द सुनते ही मयंक तुरंत युग की तरफ देख बोला, सज़ा? कैसी सज़ा? और कौन दे रहा है उसे सज़ा? क्या केशव अंकल फिर से मेरी वजह से उसे तकलीफ़ दे रहे हैं? मयंक परेशान होते हुए अपनी बात रख रहा था कि युग बोला, बहुत पहले ही उसे सज़ा मिल चुका है, जो कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर सबकी सज़ा उसे अकेले भुगतने को मिला। तुमने भी बहुत बड़ी सज़ा दिया और उससे बड़ी सज़ा उसकी फैमिली वालों ने, और वह निर्दोष होते हुए भी सह रही है। युग की बातें सुन मयंक की आंखों में हल्का आंसू आ गया। अब उसके पास कोई शब्द नहीं था। मयंक को इमोशनल होता देख युग आगे बोला, जब तुमने पीहू के साथ खिलवाड़ किया तब से वह ड्रग्स ले रही है, जिसके चलते वह पूरी तरह तुम्हें भूल गई है। और यह ड्रग्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसे केमिकल दिया जा रहा था ताकि वह अपनी दर्द और तकलीफ़ को पूरी तरह भूल सके। मयंक जो इमोशनल हुआ था वह तुरंत उसकी बातें सुनकर चेयर से उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, क्या क्या बोल रहे हो युग? ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, हुआ है। यकीन नहीं तो कल हॉस्पिटल जाकर पता लगा लो, क्योंकि 2 दिन से वह हॉस्पिटल जा रही है और आज मैं कांदेवली भी गया था और घर जाने के बाद ही सब कुछ सामने आया।
उसकी मम्मी ने अपने मुंह से बयान दिया है कि वह अपने हाथों से पीहू को यह सब दिया करती थी ताकि वह तुम्हें पूरी तरह भूल सके, क्योंकि पीहू आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसकी माँ ने उसे यह सब देना चालू किया ताकि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद ना आए, वह सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरुआत करे। पर कहते हैं ना, जिसका प्यार सच्चा हो वह कोई भी रूप में रहे, वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। मयंक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, पर युग तो झूठ नहीं कहेगा और मयंक को यकीन ना करता देख युग अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर निहारिका ने जो 2 दिन पहले रिपोर्ट भेजी थी वह सब मयंक को दिखाने लगा और डिटेल्स में उसे समझाने भी लगा। यह सब देख मयंक की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगा। उसे सच में बहुत बुरा लगा। उसके दिल के कई टुकड़े हो गए। पीहू के साथ इतना कुछ हो गया और उसे जरा भी खबर नहीं हुआ और वह अकेली ये सब झेल रही है। ये सब सोच मयंक जोर जोर से रोने लगा। अब उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। युग चेयर से उठा और उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे सहारा देने लगा। वह इस तरह टूट के ना बिखरे। करीब आधे घंटे के बाद अब जाकर मयंक चुप हुआ और युग अपनी बात रखते हुए कहा, देखो मयंक, आज दोपहर से ही मेरी और पीहू की फैमिली वालों से बात हो गया है कि पीहू की जल्द से जल्द इलाज किया जाए और वह इसमें तुम्हें पीहू की मदद करना होगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो उसे ठीक करने में सबकी मदद कर सकते हो। वह तुम्हारी वजह से जल्दी ठीक हो सकती है, वरना भूल जाओ तुम्हारी पीहू तुम्हें कभी मिल पाएगी। युग का इतना कहना कि मयंक चेयर से उठा और युग के आसपास गया और उसके दोनों हाथ पकड़ घुटने के बल नीचे बैठ गया और विनती करते हुए कहा, युग प्लीज़ पीहू के लिए ऐसा मत कहो। उसके लिए तो मैं पहाड़ से भी कूद जाऊं। फिर तुम तो उसे ठीक होने के लिए कह रहे हो। उसके लिए जो बनता रहेगा मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम बताओ मुझे करना क्या होगा। मैं अपनी पीहू को अब और दर्द में नहीं देख सकता। अब मैं उसके सारे दर्द झेलना चाहता हूँ। मयंक तुरंत उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और उसके शोल्डर को पकड़ उसे खड़ा किया और बोला, मयंक प्लीज़ तुम इस तरह से ना हरकतें किया करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी डॉक्टर से बात हो गया है, उसका कल से ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा और ख़ास करके उसका इलाज करने के लिए बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाएंगे, क्योंकि यह कोई आम बीमारी नहीं है। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो पीहू को ठीक करना जल्द से जल्द ज़रूरी है, वरना ड्रग्स के वजह से एक दिन खुद को ख़त्म कर देगी। वैसे उसकी बॉडी को धीरे धीरे ड्रग्स की आदत लगते जा रहा है। अगर वह जल्दी नहीं रोका गया तो वह उसके बिना जी नहीं सकती। अच्छा हुआ कि जल्द से जल्द पता चल गया। यह ज़्यादा समय नहीं हुआ है जो अभी से उसका इलाज करने से कंट्रोल में आ जाएगा और उसका केमिकल दिया गया उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब सुन तो मयंक को तसल्ली हो गया कि पीहू ठीक हो जाएगी, वरना कुछ पल के लिए तो उसका दिल एकदम से पागल होने के कगार पर आ गया था। करीब वे दोनों आधे घंटे और कैबिन के अंदर बैठे बातें किए। दोनों ने साथ में कॉफ़ी भी पिए। उसके बाद युग ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया कि उसे क्या क्या करना होगा और उसका इलाज भी जल्द से जल्द करवाना होगा ताकि पीहू जल्द से इन सब से रिकवर हो जाए। सारी बातें सुनने के बाद मयंक मान गया और वह युग के गले एक बार फिर से लग गया। इन सब में उसके 2 घंटे चले गए। अब रात के 8 बज गए थे जो देख मयंक युग से अलविदा लिया और उसके कैबिन से बाहर निकला और अपने कार में आकर बैठते ही पहले तो वह रोया, फिर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मेहता बंगलो रात 8:30 बजे जब रेहान घर आया तो आज अभय घर नहीं गया था, क्योंकि आज वह यहीं रहने वाला था। रेहान के आते ही सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, क्योंकि वे सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। रेहान बिना कुछ कहे सीधे कमरे में गया और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आया, क्योंकि डिनर पर सब लोग उसका ही इंतज़ार कर रहे थे, और आकर बैठ गया।
अभय बातचीत में कई दफ़ा मुस्कुरा रहा था। वह जब जब नैना के तरफ देखता तो उसे उसकी कंजूसी वाली बात ही याद आ जाता। फिर वह रेहान के तरफ देखने लगता। अगर उसका बर्थडे ना होता तो अभी सबके सामने नैना की कंजूसी का एक एक पॉइंट बताता। अभय को इस तरह बीच बीच में मुस्कुराता देख रेहान अजीब तरह से देखने लगा और जब उसे नहीं रहा गया तो वह अभय से पूछा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि बीच बीच में तुझे झटके लग रहे हैं। रेहान का इतना कहना कि अभय जो अपनी हंसी कंट्रोल किया था अब उसे रोका नहीं गया और ज़ोर ज़ोर से वह हंसने लगा। उसकी हंसी का मतलब नारायण जी अच्छे से समझ गए कि वह क्यों हंस रहा है, पर वह क्यों ही कुछ कहेंगे। अभय बताया नहीं कि वह क्यों हंस रहा है। वहीं रेहान बार बार उसे पूछने लगा और उसके बार बार पूछने से अभय बात बनाते हुए दूसरी बातें बता दिया। पर वह नैना की कंजूसी वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताया। पर अभय ने सोचा कि वह आज नहीं तो कल उसके बर्थडे हो जाएगा तो वह ज़रूर बता देगा।